हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू HDY यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे इंटरफियरेंस, और इंटरफियरेंस जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग इंटरफियरेंस के जो न्यूमेरिकल्स हैं, खासतौर से एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल महत्वपूर्ण है। न्यूमेरिकल बिना फिजिक्स अधूरा है, न्यूमेरिकल नहीं तो फिजिक्स नहीं। तो न्यूमेरिकल लगाने के पहले हम लोग पूरे चैप्टर के जो फार्मूले हैं उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कौन कौन से फार्मूले हैं, क्योंकि फार्मूले जब रिवीजन हो जाएंगे तो न्यूमेरिकल लगाने में आसानी होगा। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं इंटरफेरेंस का डिफिनेशन। एक बार हम बताए थे कि जब दो समान आवृत्ति यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो और एक मीडियम में ट्रेवल करती है, यानी एक मीडियम में जब चलती है तो उनका सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण के बाद किसी पॉइंट्स पे उनकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता अधिकतम होती है, किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी उनकी मिनिमम होती है। तो जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, और जिस पे इंटेंसिटी मिनिमम होती है उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। यानी जहां पे तीव्रता अधिकतम होती है उसको कहते हैं संपोषी व्यतिकरण, और जहां पे तीव्रता मिनिमम होती है उसे कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। यानी व्यतिकरण दो प्रकार के हो गए। तो यानी जो तीव्रता हो रही है यानी जो इंटेंसिटी हो रही है वो मैक्सिमम हो रही है और मिनिमम हो रही है। तो मैक्सिमम और मिनिमम की स्थिति के लिए फार्मूला क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं आयाम। सबसे पहले निकालते हैं कि उसकी आयाम क्या होगी। तो आयाम का जो परिणामी आयाम का फार्मूला वो क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। अब मैक्सिमम तब होगा जब cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, +1। तो उस कंडीशन में अगर इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ए मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं A1 प्लस A2। ऐसे ही इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए cos फाई की वैल्यू क्या होना चाहिए, -1, और -1 तब होगा जब पाई होगा 180 होगा, यानी तब उसकी वैल्यू कितनी होगी, ए मिनिमम, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 माइनस A2। ठीक है। ऐसे ही तीव्रता हम निकाल लेते हैं आई की जो वैल्यू आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। तो cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, आई मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम क्या हो जाएगा, आई मिनिमम के लिए पढ़े हैं आप अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है। दूसरा आप पढ़े हैं कि जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, इसलिए आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो अगर लिखते हैं तो आई मैक्सिमम यानी A1 A2 का होल स्क्वायर अपान A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होगा, या आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम, और दोनों I1 I2 दिया है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 अपान अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2। तो ये फार्मूले इससे हो गए। ठीक है, इससे ये फार्मूला हो गया। तो हम लोग सबसे पहले इस फार्मूले पे जितने क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर यंग्स डबल स्लिट का जो फार्मूले हैं उस फार्मूले पे हम लोग कल क्वेश्चन देखेंगे, और उस फार्मूले को रिवीजन हम कल करेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया, इसी बेस पे दिया है कि एक ही आवृत्ति तथा आयाम ए की दो तरंगें किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं, तो तरंगों के बीच कितना कलांतर हो, कलांतर मतलब फाई क्या है, कलांतर है कि आयाम कितना हो जाए, परिणामी आयाम 2a हो जाए और 0 हो जाए। तो परिणामी आयाम के लिए फार्मूला आप क्या पढ़े हैं, देखिए ए स्क्वायर, या इसको फार्मूला सीधे लिख देता हूं, ऐसे लिख लीजिए आप, सीधे आप लिख लीजिए ऐसे, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ये सीधे फार्मूला हो गया, क्योंकि जब ए इक्वल टू करेंगे थे रूट में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया, दोनों का आयाम सेम है और परिणामी कितना है, 2 है पहले के लिए। तो एक जगह क्या रखिए आप, एक जगह आप रखिए 2a, और इसके जगह क्या रखेंगे, ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, प्लस 2a करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर cos फाई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 2
ए इजकल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, ए 2a² प्लस 2a² cos 5, या इसी को लिख सकते हैं 2a² इजकल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, कितना 2a² कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस cos 5। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर एक चीज गड़बड़ हो गया, a² नहीं होगा ना, 2a केवल है, क्या हो जाएगा 2a है। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4a², कितना हो जाएगा 4a², और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2a², 1 प्लस cos 5 हो जाएगा, या इसी को क्या लिख सकते हैं, देखिए a² से a² कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, या इसको जब इधर लाएंगे तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 5। अब बताइए cos 5 की वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी cos 5 इक्वल टू 1 हो गया, तो 5 के किस वैल्यू की वैल्यू 1 होता है 0, यानी कितना हो गया 5 की वैल्यू कितनी होगी 0, यानी इसका मतलब ये है कि यह 2a तब होगा जब उनके बीच कालांतर कितना हो, यानी फेज डिफरेंस कितना हो 0 हो, कितना हो 0 हो। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा आप लोग खुद बताइएगा कि शून्य कब होगा, यानी शून्य होने के लिए क्या रखेंगे, यहाँ पर शून्य रखेंगे, यहाँ पर शून्य रख के जब सॉल्व करोगे तो 5 की वैल्यू आ जाएगी। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, यानी उसका परिणामी आयाम शून्य कब होगा, किस फेज डिफरेंस पर होगा या किस कालांतर पर होगा, उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। नेक्स्ट दिया कि दो तरंगे जिनका आयाम 3 mm और 4 mm है, एक माध्यम में एक ही दिशा में चल रही है, उन बिंदुओं पर परिणामी आयाम निकालना है, यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, जिन पर कालांतर आपका दिया, फेज डिफरेंस दिया है, फेज डिफरेंस दिया है। तो पहले आप फार्मूला लिख लो, a इक्वल टू √a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos 5, ये आपका क्या हो गया फार्मूला हो गया। अब कह रहा है कि क्या होगा जब ए हो, ए के लिए क्या हो जाएगा √, देखिए a1 की वैल्यू कितना दिया, इसको मान लो a1, इसको मान लो a2, तो a1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस a2², 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a1 a2, यानी 3 4 3 12, 12 दूनी 4 3 12, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 12 इंटू cos 5, पहले हम किस पे निकालते हैं शून्य, तो cos यहाँ पे 0 रख दो। अब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 16 9 25, कितना हो गया 25 प्लस 12 दूनी 24, और cos 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इसलिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा √49, कितना हो गया √49, जब रूट से बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो परिणामी आयाम कितना होगा 7 होगा, ठीक है। ऐसे ही आप पाई का π/3 का π/2 का निकालेंगे, केवल क्या करना है cos पाई की वैल्यू पाई रखेंगे, यानी 180 अंश, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, π/3 रखेंगे 60 अंश, cos 60 अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगा, π/2 यानी 90, यानी 0 हो जाएगा। तो अलग अलग फेज डिफरेंस में आप अलग अलग जो परिणामी आयाम होगा उसकी वैल्यू निकालकर कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएंगे। ये जो है 1 2 3 ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूं, ठीक है, इसको हल करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट दिया कि समान आवृत्ति वाली दो तरंगों के आयाम का अनुपात 4 संबंधी 3 है, आयाम का अनुपात दिया है, देखिए a1:a2 की वैल्यू दिया है 4:3, इनके अध्यारोपण के बाद परिणामी तरंग की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बताइए इनके अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करनी है, तो कुछ नहीं करना, देखिए I मैक्सिमम अपान I मिनिमम के लिए भी आप पढ़े हो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर अपान a1 माइनस मिनिमम के लिए क्या हो जाएगा माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो a1 प्लस a2 कितना है 4 प्लस 7, यानी 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर अपान 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी 49/1, यानी क्या आ गया 49:1 आपका
आंसर आ गया इसका। ठीक है, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का जो रेशियो निकला क्या निकला 49:1। ये फार्मूला याद रखिए और इसके पहले में फार्मूला बताया भी है। ठीक है, अगर यहीं पर पूछ देता कि अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात निकालिए तो आप यहाँ पे लिखते ए मैक्सिमम अपान ए मिनिमम इक्वल टू A1 प्लस A2 अपान A1 माइनस A2 यानी 4 3 7 अपान 1 कितना हो जाता 7:1 हो जाता। कितना हो जाता 7:1 अगर यहाँ पे आयाम पूछ देता तो। ठीक है, तो फार्मूला याद रखिए, फार्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। फिर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, समान आवृत्ति के दो तरंगे जिनके तीव्रताएं I0 और 9I है, यानी I1 इक्वल टू I0 दिया है और I2 की वैल्यू क्या दे दिया है 9I0 दे दिया है। अध्यारोपण की जाती है यदि किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता 7I0 हो जाए, यानी I की वैल्यू कितना आ जाए 7I0 हो जाए, तो उस बिंदु पर तरंगों के बीच न्यूनतम कलांतर ज्ञात कीजिए। न्यूनतम कलांतर ज्ञात कीजिए। तो एक चीज ध्यान रखिए, आई इक्वल टू क्या पढ़े हो आप, आई इक्वल टू पढ़े हो I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5। यहां कह रहा है कि I की वैल्यू कितना होना चाहिए 7I0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 7I0। I1 की वैल्यू कितना है बताओ I0 है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 9I0 है, प्लस 2 अंडर रूट I1 की वैल्यू क्या रखोगे I0 9I0, यानी आप लिख दो I0 इंटू 9I0 cos 5 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 5 की वैल्यू निकालना है, 5 मिनिमम की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो 9 1 10 कितना हो गया 9 1 10, इसको लिख सकते हो, चलो यहां लिख देते हैं 7I0 इक्वल टू 10I0 प्लस अब देखो 9I0 और I0, 9I0 स्क्वायर हो जाएगा, बाहर करेंगे तो 3I0 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 6I0 cos 5। ठीक है, क्योंकि ये 3 हो जाएगा 3 6I0। अब इसको इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा माइनस 3I0 इक्वल टू 6I0 cos 5। I0 से I0 कैंसिल, ये इधर लाओगे तो आ जाएगा -1/2 इक्वल टू cos 5, -1/2 cos 5। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, किस डिग्री का मान -1/2 होता है बताओ भाई, हाँ किस डिग्री की वैल्यू -1/2 होगा बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके बताइए। 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 2π/3, 2π/3 यानी 360 यानी 3 120 किसका होता है 120 अंश का। क्यों, क्योंकि 60 डिग्री की वैल्यू +1/2 होता है, इतना ही नीचे आओगे तो निगेटिव हो जाएगा, यानी 120 डिग्री। तो क्रॉस यानी इनके बीच का न्यूनतम पूछ रहा था, न्यूनतम मतलब निगेटिव आपका आएगा, आंसर हो गया 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 डिग्री या 2π/3। ठीक है, 2π/3 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दिया यंग के द्विलिष्ट प्रयोग के पर्दे में किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर यानी पाथ डिफरेंस डेल्टा x दिया है क्या λ/6। इस बिंदु पर तीव्रता I तथा अधिकतम तीव्रता I0 है, इस बिंदु पर तीव्रता I तथा अधिकतम तीव्रता I0 का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम फाई निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं फाई। तो फाई क्या होगा आप पढ़े डेल्टा फाई इक्वल टू होता है 2π/λ इंटू डेल्टा x। तो डेल्टा फाई इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा x की वैल्यू क्या दिया है देखिए λ/6, λ से λ कैंसिल 2 3 यानी क्या हो गया π/3, π/3 का मतलब हो गया 60 अंश, यानी डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी निकल गई 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री निकल गया।
फिर कह रहा है कि इस बिंदु पर तीव्रता आई, ठीक, तो आई के लिए निकालिए, आई इक्वल टू फार्मूला क्या पढ़े हो, विश्व पद किसी पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर इतना, इस बिंदु पर तीव्रता आई तथा अधिकतम तीव्रता आई नॉट के बीच का एंगल निकालिए। कुछ नहीं करना, चलिए यहां लिखिए I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 60 डिग्री, कितना हो गया cos 60 डिग्री, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो I इक्वल टू क्या गया I1 प्लस I2 प्लस अंडर रूट I1 I2, ये आपकी वैल्यू हो गई। अब इसके आगे क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए कि जो I, जो दोनों आपके हैं, ये दोनों की वैल्यू मान लो I डैश, इसकी वैल्यू क्या मान लिया जाए I डैश, तो I इक्वल टू क्या लिखोगे I डैश प्लस अंडर रूट I डैश स्क्वायर, या I इक्वल टू इसको लिख सकते हो क्या I डैश 2I डैश और I डैश स्क्वायर बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 3I डैश, ये I की वैल्यू निकली, ठीक है, ये I की वैल्यू निकली। दूसरा कह रहा है कि I की वैल्यू तो निकल गया, फिर अधिकतम तीव्रता I मैक्सिमम कितना है I नॉट है, कितना है I नॉट है, और अधिकतम के लिए क्या चाहिए बताइए I डैश, इसको लिख देते हैं I डैश प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी I नॉट इक्वल टू, क्या लिख देंगे आप बताइए I नॉट इक्वल टू I डैश प्लस 2 अंडर रूट I डैश का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका हो जाएगा I नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगा 2I डैश प्लस ये भी क्या हो जाएगा 2I डैश, ये IC को लिख सकते हैं I नॉट इक्वल टू 4I डैश, ये I नॉट निकल गया। अब पूछा क्या है, दोनों का रेशियो पूछा है, तो I अपान I नॉट की वैल्यू अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 3I डैश अपान 4I डैश, I डैश से I डैश कैंसिल, तो I अपान I नॉट इक्वल टू कितना आ गया 3/4, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन फिर देखिए, कह रहा है कि पहुंचने वाली दोनों तरंगों का आयाम क्या मान लो I डैश, दोनों का क्या है यानी I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू क्या मान लिया गया I डैश मान लिया गया, ठीक। कह रहा है पहुंचने वाली तीव्रता I है और अधिकतम तीव्रता I नॉट का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो निकाल लो कि जब पथांतर लेमडा बाई 6 है तो उसके बीच इसमें कालांतर कितना होगा, तो 60 अंश होगा, तो 60 अंश जब रखेंगे तब उसमें जो परिणामी आयाम आएगा क्या आएगा 3I डैश आएगा। और अधिकतम के लिए आप जान ही रहे हो cos 0 अंश होगा, अधिकतम तभी होगा जब उनके बीच का कालांतर कितना हो 0, तो उसको हल करेंगे क्या आ जाएगा 4I डैश, दोनों का रेशियो जब निकालोगे तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी कितना 3/4, ठीक है। I और I के बीच का जो रेशियो है वो क्या हो गया, रेशियो को लिख सकते हैं 3:4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया कि एक ही आवृत्ति के दो तरंगों का आयाम दो संबंधे एक है और व्यतिकरण के कंपनों के महत्तम तथा न्यूनतम आयामों तथा तीव्रताओं का अनुपात बताइए। अभी मैं इसके पहले क्वेश्चन बताया हूं, बहुत सिंपल है। आप देखिए यहां लिख सकते हैं क्या A1:2, A2 की वैल्यू क्या है 2:1। अगर इसके अधिकतम A मैक्सिमम और A मिनिमम A1 अपान A2 अपान A1 माइनस A2, इसको जब लगा के वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो 2 1 3/1 आ जाएगा। और I मैक्सिमम अपान I मिनिमम के लिए फार्मूला पढ़े हो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपान A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, तो 2 1 3 का 9 और 2 - 1 यानी 1 9:1, तो ये आपका आंसर हो गया। ये सब क्वेश्चन आप बिना कलम चलाए, बिना कॉपी और कलम के लगा सकते हैं।
तो ये हम लोगों ने आज इस पे क्वेश्चन देखा। बाकी कल हम यंग्स डबल स्लिट के जो एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो फ्रिंजों की विड्थ है, फ्रिंजों की जो पोजीशन है, उसके बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।